नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया भर की वो बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आप पर होता है। वर्ल्ड नाउ में आज सबसे पहले बात करेंगे ईरान अमेरिका जंग के स्विट्जरलैंड फाइल्स के बारे में। दुनिया जिसे शांति की मेज समझ रही थी, असल में वो महाविनाश का चक्रव्यूह निकला। स्विट्जरलैंड की वादियों में वॉशिंगटन और तेहरान के बीच एक ऐसा डर्टी गेम चल रहा है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। एक तरफ 18 घंटे की मैराथन बैठक, कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में 4 बड़ी कमेटियों का गठन, दूसरी तरफ बैक स्टेज से चलती सीक्रेट एजेंट्स की खूनी साजिशें। जरा सोचिए, जहां अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के विदेश मंत्री आमने सामने बैठे हों, वहां अचानक डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर एक ऐसी महाधमकी देते हैं कि ईरानी डेलीगेशन भड़क कर मीटिंग से वॉकआउट कर जाता है। ट्रंप ने साफ कह दिया, होर्मुज बंद हुआ तो ईरान को तबाह कर देंगे। ईरानी डेलीगेशन अपने देश वापस नहीं लौट पाएगा। यानी असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। क्या ट्रंप वाकई शांति चाहते हैं या ये बिना गोली चलाए ईरान को दुनिया के सामने विलन बनाने का CIA का बहुत बड़ा प्लान है? आखिर क्यों इस शांति वार्ता के इर्द गिर्द रूस के खुफिया एजेंट्स मंडरा रहे हैं? क्या स्विट्जरलैंड फाइल्स का सच कुछ और ही है? बताएंगे आपको इस पीस डील के बारे में और इसके पीछे पर्दे के पीछे चल रहे खेल के बारे में। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे ईरान के सिकंदर बनने के बारे में। जिन दुनिया जिसे स्विट्जरलैंड की मेज पर हो रही शांति वार्ता समझ रही है, उसके पीछे ईरान महायुद्ध का एक ऐसा गुप्त चक्रव्यूह रच रहा है जिसकी कल्पना शायद अमेरिका ने भी नहीं की है। क्योंकि ईरान एक बात बहुत क्लियरली जानता है, अमेरिका पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यही वो बातचीत का दौर है जब अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया है। यानी एक तरफ बातचीत का नाटक, दूसरी तरफ अंदर खाने ईरान की महाजंग की तैयारी। खबर है कि ईरान ने चोरी छिपे 50,000 से ज्यादा मिसाइलों का खौफनाक जखीरा तैयार कर लिया है। लाखों ड्रोन्स फिर से मैन्युफैक्चर कर लिए गए हैं। इस खबर से अमेरिका की नींद उड़ी हुई है और यही ईरान का सुपर सीक्रेट मिशन है। सूत्रों का दावा है कि रूस और उत्तर कोरिया की मदद से तेहरान ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के करीब पहुंच गया है, जिसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी अमेरिका भी अब ईरानी मिसाइल के जद में आ सकता है। इसके अलावा खुर्रमशहर, सेजिल और शाहब 3 जैसी घातक मिसाइलों के पीछे जो असली खेल खेला जा रहा है वो चाइनीज कंपोनेंट्स हैं, मिसाइल कंपोनेंट्स हैं। चीन से आने वाले मिसाइल पार्ट्स और केमिकल का वो कौन सा राज है जिसे अमेरिका ने समंदर में पकड़ा था? आखिर शांति वार्ता के बीच ईरान के इस परमाणु और मिसाइल गेम का असली राज क्या है? क्या अमेरिका अब ईरान पर कोई बहुत बड़ा हमला करने वाला है और क्या ईरान इसी की तैयारी कर रहा है? बताएंगे आपको वर्ल्ड नाउ में डिटेल से। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे ब्रिटेन के बारे में, जहां पर सत्ता परिवर्तन अब एक खेल बन चुका है और मजाक बन चुका है। अमेरिका ईरान टकराव के बीच खबर है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सरकार गिर गई है। 14 साल बाद ऐतिहासिक बहुमत के साथ सत्ता में आई लेबर पार्टी की सरकार सिर्फ 2 साल में ही ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई और स्टारमर को भावुक होकर इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन पिछले 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बदले हैं ब्रिटेन में। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सवाल यह भी कि आखिर 172 सीटों के प्रचंड बहुमत वाली सरकार अचानक कैसे गिर गई? क्या इसके पीछे सिर्फ घरेलू मोर्चे पर बढ़ती हुई महंगाई, टैक्स का बोझ और स्थानीय चुनाव में करारी हार थी, या फिर कहानी का एक एंगल होर्मुज से भी जाकर जुड़ता है, मिडिल ईस्ट की लड़ाई से जुड़ता है? दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ब्रिटिश सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की मांग की थी तो डाउनिंग स्ट्रीट के भीतर एक ऐसा गृहयुद्ध छिड़ा जिसने रक्षा मंत्रियों के इस्तीफे से लेकर पूरी सरकार की बलि ले ली। तो क्या इस तख्ता पलट के पीछे डोनाल्ड ट्रंप है, ईरान अमेरिका वॉर है या इजराइल है? जानेंगे इस खबर को डिटेल से और ब्रिटेन के राजनीतिक उथल पुथल को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। वर्ल्ड नाउ में आज सबसे पहले अमेरिका ईरान डील के बीच कहानी स्विट्जरलैंड फाइल्स की। तेहरान और वॉशिंगटन में क्या हो रहा है? क्या अमेरिका पर्दे के पीछे से एक बार फिर से हमले की तैयारी कर रहा है? आइए इस खबर को डिटेल से जानते हैं और दावे क्या किए जा रहे हैं रक्षा विशेषज्ञों को, उनको लेकर ये भी मैं आपको बताऊंगा। अमेरिका और ईरान में शांति वार्ता और स्विट्जरलैंड वो जगह जहां बातचीत हो रही है और उसमें तेहरान और वॉशिंगटन दोनों एक दूसरे के साथ और तनातनी के बीच में डील पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खबर है कि तेहरान ने अमेरिकी डेलीगेशन को सीधे तौर पर नजरअंदाज किया। टेबल पर जब बैठे तो कतर को मध्यस्थ बनाकर बातचीत की। इस बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर धमकी दी।
कि ईरान अगर बातचीत से पीछे हटता है तो ईरान का सफाया कर देंगे, जिसके बाद ईरान ने बातचीत का वॉकआउट कर दिया और फिर दोनों में तनातनी दिखाई दे रही है। पूरी कहानी जानिए, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि बातचीत में शांति की टेबल पर कौन कौन आज बैठा हुआ था। पहले अगर अमेरिकी डेलीगेशन की बात की जाए तो अमेरिकी डेलीगेशन में जेडी वेंस, ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, जो कि ट्रंप के दामाद भी हैं, वो शामिल थे। इसके अलावा ईरानी डेलीगेशन की बात की जाए तो ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और मेहदी घोरबदनजादेह शामिल हुए। इसके अलावा मीडिएटर की बात की जाए तो मीडिएटर में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर और कतर के लीडर्स मीडिएटर के तौर पर इस बैठक में शामिल हुए। अब सवाल यह है कि यह बातचीत या फिर ड्रामा है, और सवाल यह भी कि ईरान क्यों भरोसा करे अमेरिका के ऊपर, क्योंकि अमेरिका और ईरान में पिछले कई दौर की वार्ता पिछले कई सालों से चल रही है, लेकिन आज तक हर बार बातचीत के दरमियान ही अमेरिका ने हमला बोला है। आपको याद होगा पिछले साल भी बातचीत जारी थी, तभी इजराइल अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। जनवरी फरवरी में भी बातचीत जारी थी, फिर इजराइल अमेरिका ने मिलकर हमला कर दिया। एक बार फिर से बातचीत चल रही है। ईरान इस बात से अवगत है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते, तो वो अपनी तैयारी कर रहा है। क्या तैयारी कर रहा है मैं अगली खबर में आपको बताऊंगा, लेकिन जरूरी यह है कि क्या इस बैठक का कोई नतीजा निकलेगा और स्विट्जरलैंड में कब कब बैठकें हुई हैं और उसका नतीजा क्या रहा है। कहते हैं स्विट्जरलैंड में अब तक 3 बार बातचीत हो चुकी है और ये तीनों बार की बातचीत बेनतीजा रही है। 17 फरवरी 2026 जिनेवा में ओमान की मध्यस्थता में अप्रत्यक्ष वार्ता हुई। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या था? परमाणु कार्यक्रम, यूरेनियम संवर्धन और प्रतिबंधों में राहत। दोनों पक्षों ने बातचीत को रचनात्मक बताया, कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ। आगे के लिए कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर सहमति जरूर बनी थी। फिर आ जाइए 26 फरवरी 2026 जिनेवा में फिर से ओमान के मध्यस्थता में बातचीत हुई। परमाणु कार्यक्रम, आईएईए निरीक्षण और प्रतिबंधों पर राहत देने को लेकर चर्चा हुई, लेकिन मतभेद बने रहे। दोनों पक्ष वार्ता जारी रखने पर सहमत हुए। कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं निकला, लेकिन इसी दरमियान 26 तारीख को यह बैठक हुई और 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया, जिसमें एक साथ 30,000 ठिकानों पर बमबार्डिंग की गई थी। फिर आ जाइए 21-22 जून 2026 जो मौजूदा दौर की बातचीत चल रही है। इसमें यूएस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जेडी वेंस कर रहे हैं। ईरान की ओर से आरागची और गलीबाफ शामिल हुए हैं। मुख्य मुद्दे क्या हैं? होर्मुज, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, लेबनान हिजबुल्लाह से जुड़ा तनाव और प्रतिबंधों में संभावित राहत देने पर बातचीत। इन सबके बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता हो रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया जिससे ईरानी डेलीगेशन बहुत ज्यादा भड़क गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा कि ईरान को संभल जाना चाहिए। यह धमकी उस समय पोस्ट की गई जब ईरान और अमेरिका बातचीत की टेबल पर बैठे हुए थे। कहते हैं जैसे ही यह पोस्ट सामने आया और ईरान के लीडर्स को, ईरान के डेलीगेशन को इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने इस बैठक को रद्द कर दिया। फिर आनन फानन में पाकिस्तानी पीएम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अलावा कतर के पीएम ने कहा कि ट्रंप की धमकी को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि वो चुनावी मोड में है और अपनी छवि को ठीक करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, ताकि अमेरिकन को यह लगे कि अमेरिका का रुख इस बातचीत के टेबल पर भी आक्रामक है। क्योंकि अमेरिकन और ज्यादातर इजरायलियों को यह लगता है कि यह जंग ईरान जीत चुका है, अमेरिका और इजराइल हार चुका है। कहते हैं इतना आश्वासन मिलने के बाद फिर से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू हुई। दोनों ओर से धमकी का दौर जारी है। चलिए आपको बताते हैं धमकियों में किसने क्या धमकी दी है। सबसे पहले ट्रंप की बात की जाए तो ट्रंप ने कहा कि शांति वार्ता के बीच होर्मुज अगर बंद हुआ तो अमेरिका ईरान को तबाह कर देगा। ट्रंप ने कहा ईरानी डेलीगेशन अपने देश नहीं लौट पाएगा। ट्रंप ने कहा बातचीत की नाकामी और होर्मुज पर कब्जा हुआ तो अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका होर्मुज और समुद्री रास्ते को अपने कब्जे में ले सकता है। तेल के जहाजों से उनकी कीमत का 20% हिस्सा टैक्स के तौर पर लिया जाएगा। ईरान लेबनान में अपने समर्थित गुट हिजबुल्लाह को तुरंत रोके। हिजबुल्लाह को हर हाल में इजराइल पर हमले बंद करने होंगे। ऐसा नहीं हुआ तो यूएस ईरान पर पहले से ज्यादा आक्रामक कार्रवाई करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी जब सामने आई, फिर क्या था? ईरान का पलटवार भी सामने आया। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने कड़ा रुख अपना लिया। ईरानी वार्ताकार मेहदी का कड़ा बयान सामने आया। लेबनान के हालात नहीं सुधरेंगे तो दूसरे दौर की वार्ता नहीं होगी।
ईरान की मांग यह है कि प्रतिबंधों में ढील मिले और जो संपत्ति फ्रीज की गई है उसे अमेरिका वापस करे। धमकी के कारण ईरानी डेलीगेशन ने फोटो खिंचवाने से भी मना कर दिया। यहां तक कि उस समय स्थिति और ज्यादा बदतर हो गई जब जेडी वेंस से अब्बास अराक्ची ने मुलाकात तक नहीं की, हाय हेलो तक नहीं किया। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हाई लेवल की मीटिंग कतर और पाकिस्तान की मीडिएशन में हुई। लगातार बैठक कई घंटे तक चली, जिसमें पहले दौर की बैठक आधिकारिक रूप से पूरी होने तक 18 घंटे से अधिक समय तक ही चलती रही। पहले राउंड की बैठक के बाद कतर पाकिस्तान ने दावा किया कि दोनों पक्षों के बीच 4 हाई लेवल मीटिंग करने पर सहमति बनी है। ईरान और अमेरिका के बीच शांति को लेकर आयोजित लेक लूसन समिट में पहले दौर की बातचीत खत्म हो चुकी है। बातचीत के दौरान हाई लेवल कमेटी बनाने पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी। बैठक खत्म होने के बाद कतर पाकिस्तान ने साझा बयान जारी कर बातचीत के कामयाब होने का दावा किया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साझा बयान को स्वीकृति भी दी। अब बातचीत में कौन सी 4 कमेटियां बनाई गई हैं, उसके बारे में भी आपको जल्दी से बता देते हैं। 4 जो बड़ी कमेटियां हैं वो क्या हैं? यह कमेटी समझौते का राजनीतिक नेतृत्व संभालेगी। हाई लेवल कमेटी है जिसका नाम दोनों पक्षों के बीच चल रही बातचीत की निगरानी करेगी। मुख्य वार्ताकार समय समय पर इस कमेटी को रिपोर्ट करेंगे। फिर है लीड वर्किंग ग्रुप्स। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर यह टीम काम करेगी। प्रतिबंधों में राहत और आर्थिक उपायों में राहत देने की चर्चा की जाएगी। तकनीकी कूटनीतिक मसलों के समाधान की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब आ जाइए मॉनिटरिंग एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ग्रुप पर। समझौते के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। दोनों पक्षों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि एमओयू के सभी प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। फिर आ जाइए डी कॉन्फ्लिक्शन सेल वाले कमेटी पर। यह सेल विशेष तौर पर लेबनान की स्थिति पर नजर रखेगा। लेबनान में लागू युद्ध विराम की निगरानी करेगा। किसी भी संघर्ष को बढ़ने से रोकने के लिए समन्वय स्थापित करेगा। उधर स्विट्जरलैंड में वार्ता को लेकर एक बात यह भी सामने आई है कि यह बातचीत महज ड्रामा है, एक डिकॉय है, एक खेल है। तो क्या सीआईए के एजेंट ईरानी डेलीगेशन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं? कहते हैं इसकी भनक कई एजेंसीज को लग गई, जिसकी वजह से प्लान पोस्टपोन करना पड़ा। खबर है कि इस वार्ता को लेकर रूस के सीक्रेट एजेंट भी वार्ता वाले जगहों के आसपास नजर बनाए हुए थे और इसकी भनक अमेरिका को लगे, जिसके बाद प्लान कैंसिल कर दिया गया। दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियों में तैनात रहे कुछ विशेषज्ञों का यह भी दावा है कि दुनिया को दिखाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप स्विट्जरलैंड में शांति कराना चाहते थे, लेकिन सच कुछ और ही है। कहते हैं जो पूरा ड्रामा है असल में ये सीआईए का एक प्लान्ड ऑपरेशन है। अंदर की बात तो यह है कि ट्रंप ने जानबूझकर ईरान को उकसाने के लिए लेबनान और हिजबुल्लाह का मुद्दा उठाया है। सीआईए को अच्छी तरीके से पता है कि ऐसा सुनते ही ईरान गुस्से में स्विट्जरलैंड की इस मीटिंग से वॉकआउट कर जाएगा और असल नैरेटिव यह था कि दुनिया की नजरों में अमेरिका शांति दूत बन जाए और सारा दोष ईरान पर मढ़ दिया जाए। देखिए, हमने तो कोशिश की, लेकिन ईरान ही शांति नहीं चाहता। बिना गोली चलाए ईरान को पूरी दुनिया के सामने विलन बना दिया जाए। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच पहले दौर की बातचीत खत्म हो गई है और ईरान का जो डेलीगेशन है वो अपने वापस स्वदेश के लिए रवाना हो चुका है। लेकिन अमेरिका के प्लान पर पानी फेरने के बाद आइए आपको बताते हैं पहले दौर की वार्ता में ईरान और अमेरिका ने क्या क्या हासिल किया है। ईरान को फायदा यह है कि ईरान के लिए वार्ता का पहला दौर पॉजिटिव रहा है। प्रतिबंधों और परमाणु प्रोग्राम पर चर्चा शुरू हो चुकी है। ईरान को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद जगी है। होर्मुज खुलने से ईरान को तेल निर्यात से आय की उम्मीद है। तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात पर लगी पाबंदियों में राहत की उम्मीद है। विदेशों में जमा ईरानी संपत्तियों को वापस दिया जा सकता है, इस पर भी बातचीत हुई है। ईरान के पुनर्निर्माण कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई है। अब अमेरिका को फायदा क्या है? हालांकि ट्रंप प्रशासन के लिए सफल माना जा रहा है पहला दौर। वार्ता का आगाज कर यूएस ने मिडिल ईस्ट में दबदबा कायम किया। होर्मुज के जरिए तेल सप्लाई बहाल होने से दुनिया को राहत मिली। ईरान के प्रॉक्सी की गतिविधियां सीमित हो सकती हैं। इजराइल के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं कुछ समय के लिए खत्म हो जाएंगी। ईरान के परमाणु प्रोग्राम रोकने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका और ईरान में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी तो है, लेकिन अभी दिल्ली दूर है, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, वो मीडिएटर के जरिए बात कर रहे हैं। कहते हैं बातचीत के क्रम में ईरानी डेलीगेशन और अमेरिकी डेलीगेशन
दोनों ने झुकने से इनकार कर दिया। ईरान ने यहां तक कहा कि किसी तरह पहले दौर की वार्ता हो गई, लेकिन दूसरे दौर की वार्ता से पहले अगर शर्तों को नहीं माना गया तो फिर वार्ता की बात अमेरिका भूल जाए। यानी भले ही समझौता हो रहा है, लेकिन तनातनी दोनों ओर से जारी है, तलवारें दोनों तरफ से खींची गई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत भले ही चल रहा हो, लेकिन खतरा भी बरकरार है। अमेरिका बातचीत के बीच धमका रहा है, ट्रंप बार बार ईरान को धमकी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच इजराइल लेबनान में हमले जारी रखे हुए हैं। नेतन्याहू ने तो इमरजेंसी मीटिंग कर यह भी कह दिया कि जो होगा देखा जाएगा, हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं और इजराइल अपनी सुरक्षा के नाम पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। यानी एक तरफ ईरान शांति समझौते में हिस्सा ले रहा है, तो इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ईरान को भड़काने वाले बयान दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो कई पहलुओं पर पेच उलझा हुआ है, जिनको सुलझाना बाकी है। इजराइल और हिजबुल्लाह वो पेच है जिसे सुलझाना आसान नहीं होगा। देखना होगा कि अमेरिका और ईरान मिलकर क्या रास्ता निकालते हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि अचानक से अमेरिका फिर से हमला कर दे, क्योंकि इसके पहले जब जब बातचीत की टेबल सजाई गई तब तब मिसाइलों और बारूद की भाषा बोली गई है। वर्ल्ड नाउ की अगली खबर, अमेरिका ईरान में बातचीत तो चल रही है, लेकिन ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं और ईरान भी जानता है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता और जंग की तैयारी को लेकर ईरान से बहुत बड़ी खबर आई है। खबर है कि ईरान ड्रोन और मिसाइलों का वो जखीरा जुटाने में लगा है जिसे सुनकर अमेरिका के हाथ पांव फूल रहे हैं। ईरान न सिर्फ मिसाइलों का जखीरा तैयार कर रहा है, बल्कि ड्रोन्स की बहुत बड़ी खेप बना चुका है। और खबर यह है कि ईरान के पास तकरीबन 50,000 के आसपास मिसाइलों का जखीरा हो सकता है और इसे बढ़ाने पर ईरान लगातार काम कर रहा है। सूत्र यहां तक बता रहे हैं कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल पर भी काम कर रहा है, जिसके मिसाइल कंपोनेंट्स चाइना से बनकर आ रहे हैं और चीन बड़े पैमाने पर ईरान को मिसाइल कंपोनेंट्स और बाकी चीजें दे रहा है, जिस पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी मुहर लगाई और यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने बयान में इस खबर का जिक्र किया है। उत्तर कोरिया रूस की मदद से और चीनी मिसाइल कंपोनेंट के हेल्प से ईरान आईसीबीएम मिसाइल पर इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है। आपको याद होगा जंग से पहले रूस की मदद से ईरान ने आईसीबीएम मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जिसकी मारक क्षमता तकरीबन 10,000 किलोमीटर तक बताई गई थी। इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था। आपको यह भी याद होगा कि जब ईरान ने होर्मुज बंद किया, उस दौरान चीन से एक जहाज मिसाइल के कंपोनेंट्स लेकर ईरान की ओर जा रहा था। उसमें कुछ केमिकल्स भी पाए गए थे। इसे अमेरिका ने सीज कर दिया था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी थी और तनाव बढ़ गया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान बातचीत की टेबल पर तो है, लेकिन वो अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहता, इसलिए वो बहुत बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। ईरान ने दुनिया को अभी तक यही जानकारी दी है कि उसकी अधिकांश मिसाइलें MRBM है, यानी कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो 2-2.5 हजार तक मार कर सकती हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जब ब्रिटेन और अमेरिका के जॉइंट बेस पर ईरान ने हमला किया था तो 2-2 मिसाइल फायर किए गए थे और इस बेस की दूरी, जिसे डियागो गार्सिया के नाम से जाना जाता है, वो 4000 किलोमीटर है ईरान से। और उस समय पूरी दुनिया सकते में थी कि ईरान के पास क्या ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो 4000-5000 किलोमीटर तक फायर कर पाए और जिनके बारे में ईरान ने दुनिया को कोई जानकारी नहीं दी है। ईरान के मुताबिक जखीरे में सेजिल, इमाद, गद्र, खुर्रमशहर और शाब 3 जैसी उन्नत मिसाइलें शामिल हैं। जबकि रक्षा जानकार ये मानते हैं कि ईरान ने अपनी ताकत की आजमाइश कभी खुलकर नहीं की। ईरान की ताकत भूमिगत रहती है। ईरान सरप्राइज अटैक में बिलीव करता है और इसी वजह से दुनिया को ईरान के रक्षा और ईरान के रक्षा उपकरणों और मिसाइल्स के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। रक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि ईरान के जखीरे में कुछ मिसाइलें जरूर हैं जो सीधे अमेरिका से यूरोप तक के लिए खतरा बन सकती हैं और इसके पीछे रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना का बड़ा हाथ हो सकता है। खबर है कि ईरान डील के बीच में मिसाइल और ड्रोन सिस्टम पर तेजी से काम कर रहा है। ईरान को यह लग रहा है कि पिछले कुछ साल में जैसा इजराइल और अमेरिका करता आया है वैसा फिर से हो सकता है और कभी भी ईरान पर हमले किए जा सकते हैं, क्योंकि वार्ता कई दौर से गुजर चुकी है और कई दौर के हमले भी ईरान पर हो चुके हैं।
इसलिए ईरान इस वक्त बहुत तेजी से अपने रक्षा उपकरणों और मिसाइल्स ड्रोन्स जखीरे को बढ़ाने में लगा हुआ है। कहते हैं जमीन के अंदर जो मिसाइल कारखाने बनाए गए हैं उसमें 24 घंटे की शिफ्ट चलाई जा रही है। ईरान हर महीने सैकड़ों मिसाइल बना रहा है। युद्ध के दौरान में मिसाइल निर्माण का काम जारी रहा। ईरान के लोग 24 घंटे लगातार मिसाइल्स पर काम कर रहे हैं। ईरान एनरिच्ड यूरेनियम से डर्टी बम बनाने की कोशिश भी कर सकता है। ईरान के पास विशाल और अलग अलग तरह के मिसाइल शस्त्रागार मौजूद हैं। इसके अलावा ईरान को छोटे ड्रोन्स बनाने में महारत हासिल है और एक ड्रोन को बनाकर असेंबल करके फायर करने में महज 1 हफ्ते का वक्त लगता है। इसके उलट अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के जो इंटरसेप्टर्स हैं या फिर जो मिसाइल्स हैं उसे बनाने में लगभग 2 से 2.5 साल का वक्त लग जाता है। ऐसे में मिसाइल और ड्रोन्स के मामले में ईरान अमेरिका से कहीं ज्यादा आगे है। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन 1 हफ्ते में बनकर तैयार हो जाता है। जंग के मद्देनजर ईरान ड्रोन निर्माण में इस वक्त खाड़ी का किंग है। सीजफायर के समय ईरान के पास 10,000 से ज्यादा ड्रोन्स सुरक्षित थे। ईरान के पास कई मिसाइलों का जखीरा है। ईरान ने ज्यादातर मिसाइलों को जमीन के अंदर छिपाकर रखा हुआ है। अमेरिका और ईरान ने इन मिसाइल सिटीज पर भी हमला किया, लेकिन ये मिसाइल सिटीज जमीन के इतने अंदर हैं कि वहां तक किसी भी बंकर बस्टर बम या जीबीयू बम का पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब आपको बताते हैं उन मिसाइलों के बारे में जो अब तक ईरान ने दुनिया के सामने रखे हैं, जो पब्लिक डोमेन में है। पहला नाम है फतेह 2, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता पूरी खाड़ी ने देखी, अमेरिका ने देखी। तकरीबन 1,500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। उड़ान के दौरान तेजी से दिशा भी बदल सकता है। पैट्रियट और एरो जैसे रडार सिस्टम के लिए ट्रैक करना, इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। खुर्रमशहर 4 सबसे भारी और विध्वंसक मिसाइलों में से एक है। इसकी खासियत यह है कि यह 2,000 किलोमीटर तक जा सकता है। 1,500 से 1,800 किलोग्राम का बारूद अपने साथ ले जा सकता है। यह ईरान की सबसे ताकतवर और घातक बैलिस्टिक मिसाइलों में शामिल है। यह लिक्विड फ्यूल इंजन पर चलता है। मिडिल ईस्ट में भारी तबाही इसी मिसाइल ने मचाई है। इसे मोबाइल लॉन्चर से कहीं भी ले जाया जा सकता है और ईरान के किसी भी हिस्से से दागा जा सकता है। अब आ जाइए सेजिल मिसाइल पर। इसकी खासियत यह है कि 2,500 किलोमीटर तक जा सकती है। इसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। ठोस ईंधन की वजह से तेजी से लॉन्च की जा सकती है, जिसे दुश्मन को संभलने का बहुत कम वक्त मिलता है। इसकी रफ्तार, इसकी ताकत है जो 13 मैक से भी ज्यादा आंकी गई है। इसके बाद एक और मिसाइल है ईरान के पास, सटीक गाइडेड मिसाइल है इमाद। इसकी मारक क्षमता लगभग 2,000 किलोमीटर है। इसका अगर इसकी सटीकता की बात की जाए, एक्यूरेसी की बात की जाए, तो ये बहुत प्रिसाइज है। ये मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है। यानी अगर आपने लॉन्च कर दिया और आपको पहला टारगेट नहीं दिख रहा है तो इसे आप दूसरे टारगेट पर डायरेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इसका टारगेट इसके फायर होने के बाद भी बदला जा सकता है और ये अपने लक्ष्य पर बहुत सटीक निशाना साधता है। एक मिसाइल है जिसका नाम गदर 110, जो शहाब वेरिएंट मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता तकरीबन 2,000 किलोमीटर है। ये ईरान की पुरानी शहाब 3 मिसाइल का सबसे लेटेस्ट माना जा रहा है। पहले चरण में लिक्विड फ्यूल पर काम करता है, जबकि दूसरे चरण में ये ठोस फ्यूल में यानी कि सॉलिड फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है और ये लो फ्लाई करता है, जिससे दुश्मन के रडार को चकमा देने में आसानी होती है। इसके अलावा कई क्रूज मिसाइल हैं जिसमें पावे और शुमार शामिल है। खासियत यह है कि इनकी मारक क्षमता लगभग 2,500 किलोमीटर है। जमीन के बेहद करीब उड़ान भरती है और उड़ान के दौरान दिशा बदलने में सक्षम है। टारगेट चेंज किया जा सकता है। कम रेडार प्रोफाइल की वजह से इन मिसाइल्स को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। दुश्मन के ठिकानों पर अचानक से सटीक हमला करने में ये मिसाइल कारगर माने जाते हैं। ईरान मिसाइल के अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बहुत लंबे समय से काम कर रहा है और यहां तक कि ड्रोन वॉरफेयर में ईरान दुनिया के कई बड़े देशों से लाइक अमेरिका, चाइना से भी आगे नजर आता है। और आपने देखा होगा कि इस जंग में सबसे ज्यादा तबाही अगर किसी ने मचाई है तो वो ईरान के ड्रोन ने मचाई है। ईरान को पता था कि मिसाइलों से ज्यादा ड्रोन हमला कारगर रहेंगे। इसमें जानमाल का नुकसान भी नहीं होगा, सैनिकों की जान भी नहीं जाएगी और अपना काम भी हो जाएगा। इसलिए ईरान ने ज्यादा से ज्यादा ड्रोन निर्माण पर फोकस किया और आपने इस जंग में देखा होगा जो फरवरी 28 2026 से शुरू हुई जो लड़ाई, उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल ड्रोन का किया गया। ईरान का शाहिद ड्रोन भी बहुत कमाल का है। ये कामिकाजी ड्रोन है और ये काफी तबाही मचाता है।
जान लीजिए इस ड्रोन के बारे में। शाहिद 136 ये एक वन वे अटैक ड्रोन यानी कि कामिकाजी ड्रोन है। 2500 किलोमीटर तक जा सकता है। 50 से 90 किलोग्राम तक बारूद खींच सकता है। इसकी रफ्तार 136 माइल के आसपास है, जो करीब 185 किलोमीटर पर आवर के आसपास बैठता है। यह इतना सस्ता और घातक है कि ईरान के पास शाहिद 136 ड्रोन की तादाद 8000 से ज्यादा है और अमेरिका ने इसकी नकल करके अपना एक लूकास ड्रोन भी बनाया है। अब आ जाइए शाहिद 131 पर। वजन 135 किलोग्राम, रेंज 900 किलोमीटर। इसमें 15 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जा सकता है। ईरान के पास शाहिद 131 करीब 3000 की संख्या में है। फिर आ जाइए शाहिद 149। यह ईरान का सबसे बड़ा ड्रोन है। यह उन्नत मानव रहित लड़ाकू ड्रोन है। वजन तकरीबन 3000 किलोग्राम के आसपास, 35 घंटे लगातार उड़ान भरने की ताकत और 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ने की ताकत। ऑपरेशनल रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर है। ईरान के पास ऐसे ड्रोन्स की संख्या तकरीबन 2000 से ज्यादा बताई जाती है। फिर आ जाइए मुहाजिर 10 पे। ऑपरेशनल रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर। यह 24 घंटे तक आसमान में रह सकता है। 300 किलोग्राम हथियार अपने साथ ले जा सकता है। दिखने में आपको अमेरिकी MQ-9 रीपर जैसा लगेगा। ईरान के पास इनकी संख्या तकरीबन 1500 है। अब आ जाइए अरश मिसाइल पर। अरश 2 की रेंज 2000 किलोमीटर। इसमें 150 किलोग्राम का वॉरहेड लगा हुआ है। ईरान ने इसे बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमले के लिए इस्तेमाल भी किया था। यह ड्रोन रडार की पकड़ में नहीं आता है। अरश 2 ईरान के पास तकरीबन 1800 की संख्या में मौजूद है। अब आ जाइए मुहाजिर 6। मुहाजिर 6 कम से कम 180 यूनिट अभी सेवा में है और यह निगरानी और हमले दोनों करने में सक्षम है। इसे ईरान ने रूस के साथ मिलकर डेवलप किया है और ईरान के पास इस ड्रोन की संख्या तकरीबन 1400 से ज्यादा है। अब आप समझिए कि एक तरफ स्विट्जरलैंड में बातचीत तो दूसरी तरफ तलवार पर धार, और यह काम दोनों तरफ से हो रहा है। फिर चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो। डोनाल्ड ट्रंप फिर कह रहे हैं ईरान का भूगोल बदल दूंगा, और इधर मुश्तबा खामनेई मिसाइल और ड्रोन के जखीरों को बेतहाशा बढ़ाने में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर कहें तो ईरान अमेरिका के लिए यह लड़ाई रुला देने वाला और थका देने वाला बनाना चाहता है। इसलिए ईरान खुलकर यह कह रहा है, दम है तो आकर लड़ाई करो। होर्मुज किसी की मर्जी से नहीं खोलेंगे। और ईरान इस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है कि अगर कोई खतरा नजर आए तो पहले उस खतरे को न्यूट्रलाइज कर दो। वहीं इजराइल के सुर भी ठीक नहीं है, इसलिए ईरान को वो खतरा मान रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जो भी समझौता हो रहा है इस पर इजराइल या तो मान जाता है और मिडिल ईस्ट में शांति के आसार फिर से दिखेंगे, और अगर तो इजराइल नहीं मानता है तो मिडिल ईस्ट में तबाही से फिर कोई नहीं बचा सकता है। हालांकि बातचीत के बीच में तनातनी दिख रही है, उसे ये तो आसार दिख रहे हैं कि शांति की बात इतनी आसान नहीं रहने वाली है। अमेरिका और ईरान की जंग के बीच ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर की कुर्सी आखिरकार चली गई, लेकिन सरकार क्यों गिरी, क्या कारण था? दरअसल जुलाई 2024 में कीर स्टारमर ने 14 साल पुरानी कंजर्वेटिव सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था और 172 सीटों पर ऐतिहासिक बहुमत के साथ लेबर पार्टी सत्ता में आई। जनता बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस और ऋषि सुनक जैसे लगातार असफल प्रधानमंत्रियों से थक चुके थे। स्टारमर एक वकील की तरह राजनीति में उभरे, शांत, तर्कसंगत और सटीक। लेकिन महज 2 वर्षों में उनकी लोकप्रियता इस हद तक गिर गई कि जनवरी 2026 तक सर्वेक्षण में 75% लोगों की उनके प्रति नकारात्मक राय दर्ज की गई। कहते हैं रिजाइन करने के बाद कीर स्टारमर भावुक भी हो गए थे। उधर कल रात ट्रंप ने भी पोस्ट कर स्टारमर को घेरा और कहा कि वो अब पीएम नहीं रहेंगे। चलिए आपको बता देते हैं कीर स्टारमर के बारे में। सबसे पहले कीर स्टारमर पार्टी, लेबर पार्टी, ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री, जन्म 2 सितंबर 1962, जन्मस्थान साउथवॉक, लंदन। ये उनका परिचय। राजनीतिक सफर 1987 में वकालत शुरू की, 2015 में पहली बार सांसद बने, 2020 में लेबर पार्टी के नेता बने, 2024 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और 2026 में पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। स्टारमर की पहली और सबसे बड़ी चुनौती क्या थी?
उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी वायदों और हकीकत के बीच बढ़ती खाई। महंगाई, टैक्स बढ़ोतरी, गाजा युद्ध पर उनकी चुप्पी और वेलफेयर कटौती जैसे मुद्दों ने उनकी ही पार्टी के भीतर उनके खिलाफ असंतोष पैदा कर दिया। राइट विंगर्स का आरोप था कि वो अवैध प्रवासन रोकने में विफल रहे, जबकि लेफ्ट विंगर्स का मानना यह था कि उन्होंने अमीरों पर पर्याप्त टैक्स नहीं लगाया। तो उनके इस्तीफे की मूल वजहें क्या थी? सबसे पहले तो पार्टी के अंदर ही उनका विरोध बढ़ने लगा। स्थानीय चुनाव में प्रदर्शन खराब सामने आए, कई सांसदों की इस्तीफे की मांग सामने आई, जनता के बीच लोकप्रियता गिर गई, सरकार के कामकाज पर सवाल उठने लगे और नेतृत्व बदलने की मांग तेज हो गई। लगातार विरोध प्रदर्शन की वजह से स्टार्मर घेरे में रहे। स्टार्मर के खिलाफ हुए सांसद हाउस ऑफ कॉमन्स में पार्टी के कुल सांसदों का करीब 1/4 थी। स्टार्मर के इस्तीफे के साथ ही ब्रिटेन के 10 साल के इतिहास में वो छठे ऐसे पीएम हैं जिन्हें यह पद समय से पहले छोड़ना पड़ा। इससे पहले डेविड कैमरन, इससे पहले थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस और ऋषि सुनक अपना कार्यकाल खत्म करने से पहले ही पीएम पद छोड़ने को मजबूर हो चुके थे। चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन कब तक प्रधानमंत्री रहा और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कुर्सी को आखिरकार कैसे नजर लग गई। पिछले 5 से 6 सालों का इतिहास उठाकर देखें तो ब्रिटेन में कई प्रधानमंत्री बदले। 2016 से 2019 तक थेरेसा ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी। जुलाई 2019 से सितंबर 2022 तक बोरिस जॉनसन पीएम बनाए गए। लिज ट्रस सितंबर 2022 से अक्टूबर 2022 तक रही। लिज ट्रस सिर्फ 44 दिन तक प्रधानमंत्री रही। इसके बाद ऋषि सुनक आए जो अक्टूबर 2022 से जुलाई 2024 तक प्रधानमंत्री रहे। फिर कीर स्टार्मर का आगमन हुआ जो कि जुलाई 2024 से 22 जून 2026 तक ब्रिटेन के पीएम रहे। अब आप देखिए कि कौन कौन से वो प्रधानमंत्री हैं और किस किस वजह से अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 10 साल में कैसे 6 ब्रिटिश पीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। डेविड कैमरन मई 2010 से जुलाई 2016 तक यूरोपीय संघ ईयू से बाहर निकलने यानी कि ब्रेक्जिट जनमत संग्रह में हार के बाद इस्तीफा दे दिया। थेरेसा मे जुलाई 2016 से मई 2019 ब्रेक्जिट समझौते को संसद में मंजूरी नहीं दिला पाने की वजह से पद छोड़ना पड़ा। बोरिस जॉनसन जुलाई 2019 से जुलाई 2022 कोविड लॉकडाउन के दौरान सरकारी आवास पर पार्टियों और अन्य विवादों की वजह से अपनी ही पार्टी के सांसदों का समर्थन खो दिया। लिज ट्रस सितंबर 2022 से अक्टूबर 2022 टैक्स कटौती वाले आर्थिक पैकेज से बाजार में भारी उथल पुथल मच गई जिसकी वजह से पार्टी में विरोध बढ़ा और इस्तीफा देना पड़ा। ऋषि सुनक अक्टूबर 2022 से जुलाई 2024 बढ़ती महंगाई और कंजर्वेटिव पार्टी की चुनावी हार के बाद पद छोड़ना पड़ा। कीर स्टार्मर जुलाई 2024 से 22 जून 2026 पार्टी में बगावत की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिरकार ब्रिटेन में ही ऐसा क्यों हो रहा है? पिछले 10 साल में आखिर 5 प्रधानमंत्री कैसे बदल गए? ब्रिटिश पीएम कार्यकाल पूरा क्यों नहीं कर पाते? और क्या ब्रिटेन में बाहरी शक्तियां प्रभावी हैं? और क्या इस्तीफे के पीछे ईरान अमेरिका जंग है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है? यूके मीडिया के मुताबिक अगले पीएम एंडी बर्नहम हो सकते हैं। एंडी बर्नहम ब्रिटेन की लेबर पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पिछले हफ्ते चुनाव जीते हैं और सांसद बने हैं। वो 2001 से 2017 तक सांसद रहे और 2017 से ग्रेटर मैनचेस्टर के सीधे निर्वाचित मेयर रहे। इससे पहले वो ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री और संस्कृति मंत्री भी रह चुके हैं। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।